गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय विज्ञान प्रकरण 8 उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने उपयुक्त सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और किण्व के बारे में जानकारी हासिल की थी। अब यह हमारा दूसरा वीडियो है जिसके अंतर्गत हम उपद्रवी सूक्ष्म जीव कॉलिस्ट्रीडियम और अन्य सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम उपद्रवी सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, उससे ही शुरुआत करते हैं। ये चीज़ें हम हमारे दैनिक जीवन में हम कहीं ना कहीं यह ऑब्ज़र्व किए हैं, इसका हमें निरीक्षण किए हैं। देखिए, वर्षा ऋतु में चमड़े की वस्तुएं, पर्सन, इनमें से कौन कौन से बदलाव दिखाई देते हैं? क्या दिखाई देता है? तो वर्षा ऋतु में चमड़े की वस्तुएं या पर्सन पर फफूंदी लगी हुई दिखाई देती है। कवक के तंतु तथा उस पर आए हुए बीजाणु दिखाई देते हैं। देखेंगे आप ना, वाइट रंग का या हरे रंग का इस पर क्या होगा, फफूंद जैसा जमा हुआ दिखाई देता है। खासकर वाइट सफ़ेद रंग की परत जमी हुई नज़र आती है। उसके बाद ऐसी वस्तु आप कितने समय तक उपयोग में ला सकते हैं? तो ऐसी वस्तुएं उपयोग करने के योग्य नहीं रहती। उन्हें साफ़ करने पर वे शीघ्र खराब हो जाती हैं, वे उपयोगी नहीं रहते अथवा छीड़ दिखाई देते हैं। मतलब इनका जो जैसे चमड़े का जूता है, हाँ करेंगे हम उसे साफ़ करके वो कर देंगे, लेकिन जो उसकी जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है और उसकी जो चमक होती है वह भी पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। यही वस्तुएं जाड़े के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में खराब क्यों हो जाती हैं? तो इसका कारण यह है कि गर्मी के मौसम में आसपास का जो तापमान है अधिक होता है, उष्मा के कारण कवक का प्रजनन नहीं होता। इसके साथ ही सर्दी के मौसम में तापमान कम होता है, जो कि कवकों के लिए प्रतिकूल होता है। उनके हिसाब से वह मौसम होता है। ठीक है, गर्मी तथा सर्दी के मौसम में हवा में आर्द्रता भी कम होती है। ठीक है, परंतु कवकों की वृद्धि नहीं होती, इसलिए ये वस्तुएं जाड़ों के मौसम में ग्रीष्म ऋतु में खराब कम होती हैं। ठीक है, जाड़ों के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में ये खराब कम होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हवा के कवकों के सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। नमी मिलने पर सूती, कपड़ा, पटसन, चमड़े की वस्तुएं, लकड़ी जैसे कार्बनिक पदार्थों पर ये बीजाणु अंकुरित होते हैं। कवक के तंतु इन पदार्थों में गहराई तक जाकर अपना पोषण और प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण मूल पदार्थ क्षीण हो जाता है। इसी कारण फफूंदी तथा लगा कपड़ा, पर्सन, चमड़े की चप्पल, जूते, बटुए, पट्टे अधिक समय तक नहीं टिकते। इसी कारण से लकड़ी की वस्तुएं खराब होती हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर उसका लगभग जवाब आप देख सकते हो कि जब इनका ये जो वस्तुएं पे नमी के कारण जब ये वस्तुओं के अंतर्गत एक कवक का निर्माण होता है, ये बीजाणु जब अंकुरित होते हैं तो वे गहराई तक जाकर अपना पोषण और प्रजनन करते हैं, जिसके कारण जो पदार्थ होता है वह क्षीण हो जाता है। मतलब उसकी जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है उसकी। ठीक है, तो इस कारण से फफूंदी का जो कपड़ा, फफूंदी से लगा हुआ कपड़ा बोलो, पर्सन बोलो या चमड़े के चप्पल बोलो, जो भी है उनकी जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है और वे खराब हो जाते हैं। थोड़ा सोचिए, माँ द्वारा अचार या मुरब्बा की बरनी खोलने पर कभी कभी अंदर काला चूर्ण या सफ़ेद चकती दिखाई देती है। यह निश्चित रूप से क्या होता है? ऐसे पदार्थ खाने लायक क्यों नहीं होते? अचार, मुरब्बा, तो क्या कारण है? देखिए, अचार, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी जैसे नम पदार्थों में कवकों की वृद्धि, विभिन्न प्रजातियों की वृद्धि होती है। ये अन्न पदार्थ से पोषण द्रव अवशोषित कर
अपनी वृद्धि तथा प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में फफूंदी से माइकोटॉक्सिन नामक विषैले रसायन अन्न में मिश्रित होकर वह अन्न विषैला हो जाता है। इसी कारण फफूंदी लगा हुआ अन्न खाने योग्य नहीं रहता। ठीक है, तो यह जो है माइकोटॉक्सिन नामक यह विषैला रसायन है जो कि वहाँ पर फफूंदी से यह अन्न के अंदर मिश्रित हो जाता है, जिसके कारण वह अन्न जो होता है विषैला हो जाता है और ऐसे पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते। अब बात करते हैं कॉलिस्ट्रीडियम। यह उपद्रवी सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल है। कॉलिस्ट्रीडियम क्या है देखते हैं। बड़े कार्यक्रमों के भोजन समारोह में कुछ व्यक्ति को अन्न विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं इसे, होती है। यह अन्न अचानक विषैला कैसा होता है, कैसे हो जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, पकाया हुआ भोजन खराब करने वाले ये जीवाणु कॉलिस्ट्रीडियम है। पकाया हुआ यह जो भोजन होता है यह खराब जो होता है, कारण है कॉलिस्ट्रीडियम। इस जीवाणु की लगभग 100 प्रजाति होती है। कुछ मिट्टी में स्वतंत्र रूप से जीवन भ्रमण करते हैं, तो कुछ प्रजातियां मानव तथा अन्य प्राणियों के आहार नाल में पाई जाती हैं। देखिए कहाँ पे पाया जाता है? मानव और प्राणियों के आहार नाल में होता है। ये जीवाणु बेलनाकार होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में बोतल के आकार वाले बीजाणु तैयार करते हैं। ये हवा की ऑक्सीजन का सर्व सामान्य अनुपात सहन नहीं कर पाते हैं। यह इनकी विशेषता है। इसका कारण यह है कि इनकी वृद्धि अनॉक्सी परिस्थिति में होती है। ठीक है, तो ये जो विषाणु जो जीवाणु है ये जो तैयार होते हैं वे अनॉक्सी मतलब इनमें इनकी वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अन्य रोग कारक सूक्ष्म जीव और यह कॉलिस्ट्रीडियम के बारे में हमने देखा। अब इसके अलावा और कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो कि हानिकारक हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी हासिल कर लेते हैं। कई अन्य, क्या हमें केवल कॉलिस्ट्रीडियम के कारण ही बीमारी होती है? नहीं, इसके अलावा और भी हैं। कई अन्य प्रजातियों के जीवाणु, विषाणु आदि जीवी तथा कवक, ये सूक्ष्म जीव भी कई मानव रोगों के कारक हैं। जीवाणुओं से भी आकार में महीन होने वाले तथा केवल सजीव कोशिकाओं में वृद्धि और प्रजनन करने वाले विषाणुओं के बारे में क्या आप जानते हैं? अब देखते हैं कि वे हमारे लिए कितने कष्टप्रद होते हैं। वैज्ञानिक का परिचय यह इस साल के लिए स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है। इसे आप पढ़ के अपने जानकारी हासिल करें। अब यहाँ पर देखते हैं कि उपद्रवी सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, क्या है, इसके बारे में जो जानकारी हम देखते हैं। रोग प्रसार और रोग प्रतिबंधक, हालांकि इस साल के लिए इसे भी स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है। देख लेते हैं कि क्या है। रोग का नाम है एड्स। किसके कारण फैलता है? विषाणुओं के कारण है। प्रसार, एड्स से बाधित व्यक्ति के शरीर का रक्त, वीर्य, माँ का दूध इत्यादि के कारण इसका प्रसार होता है। प्रतिबंध इसका है इंजेक्शन और सुइयाँ बार बार उपयोग में न लाना, सुरक्षित लैंगिक संबंध, हाँ, यह इसका प्रतिबंध है। दूसरा बात करते हैं पीलिया, कारक है विषाणु, प्रसार होता है दूषित पानी और भोजन के कारण। कैसे इसका रोकथाम करें? उबालकर छाना हुआ साफ पानी पिएं, अन्न ढक कर रखें, मतलब जो खाद्य पदार्थ है वह ढक कर रखें। इन्फ्लुएंजा, कारक है विषाणु, प्रसार रोगी से संपर्क के कारण होता है, संपर्कजन्य रोग है यह। प्रतिबंध है कि रोगी से संपर्क टालना और स्वच्छता के नियम का पालन करना। इसके अलावा खसरा, चेचक, इसका भी कारण विषाणु ही है। यह भी प्रसार रोगी के संपर्क के द्वारा ही होता है। प्रतिबंध इसका है निर्जंतुक पानी, मतलब पानी का निर्जंतुकीकरण करना, उबाल कर पीना, स्वच्छ भोजन करना, टीकाकरण करना। बर्ड फ्लू H7N9, स्वाइन फ्लू H1N1, इसका भी कारण विषाणु ही है। रोग का प्रसार रोगी पक्षी या प्राणी के द्वारा होता है। प्रतिबंधात्मक उपाय जो है स्वच्छता व सही विधि से पकाया हुआ मांसाहारी जो खाते हैं
उनके लिए है। सही तरीके से उसके साफ सुथरा करके सही विधि द्वारा पकाना। डेंगू कारक वही विषाणु रोग का प्रसार मच्छरों के काटने के कारण होता है, मच्छर के दंश के कारण होता है। प्रतिबंधक उपाय है परिसर स्वच्छ रखना, पानी न जमने देना, मच्छर पर नियंत्रण करना। इसके बाद है निमोनिया कारक है जीवाणु, प्रसार के कारण रोगी से हवा में आने वाले महीन बूंदे। ठीक है। रोकथाम है टीकाकरण, रोगी से दूर रहना। इसके बाद है कुष्ठ रोग कारक है जीवाणु, प्रसार है रोगी के दीर्घकालीन संपर्क में, मतलब रोगी के निकट काफ़ी दिनों तक रहने के कारण इसका प्रसार होता है। प्रतिबंधक उपाय रोगी से संपर्क और उसकी वस्तुओं के उपयोग को टालना। आगे बढ़ते हैं। हैजा कारक है जीवाणु, प्रसार का कारण है वही दूषित भोजन और पानी। प्रतिबंधक उपाय यही है कि स्वच्छ भोजन और स्वच्छ पानी का उपयोग करना। मलेरिया कारक है आदिजीवी, प्रसार का कारण है मच्छर का दंश, अस्वच्छ परिसर। प्रतिबंधक उपाय परिसर स्वच्छ रखना, पानी न जमने देना, मच्छर नियंत्रण करना। इसके अलावा दाद कारण है कवक, प्रसार का कारण रोगी और उनकी वस्तुओं से संपर्क। प्रतिबंधक उपाय की बात करेंगे तो स्वच्छता का पालन करना, रोगी से संपर्क टालना। इसके अलावा थोड़ा सोचिए, यह भी इस साल के लिए स्वयं अध्ययन में रखा गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हल्का जानकारी हासिल कर लेते हैं। अचार की बरनी को अंदर की ओर नमक लगाते हैं और फाकों पर तेल की परत रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कारण क्या है? तो कारण यह है कि यह जो नमक है, नमक और तेल, ये जो दोनों हैं वह प्राकृतिक परिरक्षक है, बराबर ना? यह प्राकृतिक परिरक्षक है। अचार ज़्यादा समय तक टिका रहे, हाँ, इसके लिए बरनी के अंदर नमक लगाते हैं। इस कारण से फफूंदी की वृद्धि नहीं होती और अचार खराब नहीं होता। फाकों पर तेल की परत रखने के कारण भी यही कारण है कि तेल के कारण अचार हवा के संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण कवक के बीजाणु वातावरण आसपास के परिसर से होकर अचार में प्रवेश नहीं कर पाते। मतलब कहने का मतलब यह है कि अचार को खराब होने से बचाने के लिए नमक और तेल का इस्तेमाल हम करते हैं। खरीदे हुए अन्न पदार्थ टिकाए रखने के लिए उनमें कौन कौन से परिरक्षक का मिलाए जाते हैं, तो परिरक्षक के रूप में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो खरीदे हुए खाद्य पदार्थ को टिकाऊ बनाए रखने के लिए उसमें रासायनिक परिरक्षक मिलाते हैं, जिसके अंतर्गत BHT ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूनिन BHA है एक, फिर है सोडियम नाइट्रेट, सल्फाइड्स, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सोडियम बेंजोएट इत्यादि, ये सब का है। इसके अलावा जो हम कहते हैं जैसे नमक का है, तेल से उसे तेल की परत चढ़ा देना, यह भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। इसके बाद कवक वर्गीय सजीव के अन्य वनस्पतियों और प्राणियों को कौन होने वाले कुछ उपयोग, तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे पेड़ों से गिरकर नीचे पड़ी हुई पत्तियां कई बार चरने वाले प्राणियों के लिए विषैली साबित हो सकती हैं, परंतु कुछ कवक प्रजातियां ऐसी पत्तियों को विष मुक्त करती हैं। इसके अलावा टीला बनाने वाले दीमक की प्रजातियां भी पत्तियों को कुतरने वाली चींटियों की तरह ही कवकों का भी उपयोग करती हैं। इसके अलावा है, बात करें जैसे कीट्रीड नामक कवक है का समूह बड़े बारहसिंगा जैसे हिरण के जठर में रहते हैं और खाद्य के पाचन में सहायता करते हैं।
इसके अलावा संधिपात प्राणियों के शरीर पर कई प्रकार के कवकों की वृद्धि होती है। स्केल कीटक कवकों के अधिवास में रहते हैं और कवक अन्य परिसर के संकटों में उनकी सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार से है यहाँ पे। पत्थर फूल लाइकेन इस मसाले के पदार्थ की रचना कैसी है, उनका अन्य उपयोग कहाँ होता है। तो लाइकेन कवक तथा शैवाल के सहजीवन से निर्मित होते हैं। वे एक दूसरे से अलग जीवित नहीं रह सकते। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके पोषक पदार्थ निर्माण करते हैं। कवक आर्द्रता की पूर्ति करते हैं। लाइकेन केवल शुद्ध हवा में ही जीवित रह सकते हैं, इस कारण उन्हें दर्शक प्रजाति कहते हैं। किसी स्थान की हवा के प्रदूषित होने पर वहाँ लाइकेन वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। लाइकेन के कई उपयोग हैं। इसका मुख्य उपयोग मसालों के पदार्थ में होता है। उसमें रंग, सुगंधित द्रव्य, लिटमस पेपर, पारंपरिक औषधियाँ निर्मित की जाती हैं। कुछ कीटक तथा रेनेडियर जैसे बड़े प्राणी लाइकेन का आहार के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसके बाद पैक किए हुए खाद्य पदार्थ पैकिंग पर निर्माण व उपयोग की अंतिम तारीख को देखकर ही क्यों खरीदना चाहिए। तो क्यों खरीदना चाहिए, इसका कारण आप जानते हैं। क्या कारण हो सकता है कि ऐसे जो होते हैं पदार्थ, तो जिस पदार्थ के पैक का निर्माण तथा खराब होने की तारीख होती है, उनके पैकिंग की कालावधि की जानकारी हमें होती है। ऐसे पदार्थ खराब हो गए तथा हमें वह खाया तो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त पैसे भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका बनने की तारीख और उनके खराब होने की, मतलब उसका यूज़ कहाँ तक करना है, वो दोनों ही अंकित होता है। अगर तारीख है तो उसके तहत ही उसे खरीदना है। अगर उसके ऊपर का अगर है हो जाता है तो उससे क्या होता है कि अंदर के जो पदार्थ होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अगर ऐसे पदार्थ हम खाते हैं तो उसके कारण हमें नुकसान हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ ही साथ हमारा पैसा व्यर्थ होगा और वह भोजन हमारे योग्य नहीं होता। ठीक है, जानकारी प्राप्त कीजिए। सूक्ष्म जीवों के कारण वनस्पति और प्राणियों में होने वाले रोग कौन से हैं, उन पर कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं रोग, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वनस्पतियों पर क्या क्या रोग होता है उसके बारे में हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे गेहूँ, बाजरी, गन्ना, मक्का, मटर, मूंग, इन फसलों पर कीट रोग होता है। इसके अलावा गेहूँ, बाजरी, ज्वारी, मक्का, गन्ने की फसलों पर कंड नामक रोग होता है। इसके अलावा धान का करपा, मूंगफली का टिक्का, कपास की जड़ों का सड़ना, आलू पर करपा, ज्वारी बाजरा का अरगट, अदरक तथा पौधों का विगलन, हल्दी का टिक्का। ठीक है, ये सब जो होता है ये रोग कवक के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? कवक के कारण ये रोग होते हैं। सूक्ष्म जंतुओं के कारण होने वाले रोग, तो धान पर करपा, आलू पर बांगड़ी रोग। विषाणु से पैदा होने वाले अगर रोग की बात करें तो भिंडी पर केवड़ा रोग, आलू के कई रोग, टमाटर पर मोजेइक रोग, टमाटर का केवड़ा, मूंगफली का शिखर सड़ना, मूंग का केवड़ा। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाले रोग, तो गन्ने पर घासों की वृद्धि, तिल का पर्णगुच्छ, बैगन पर सूक्ष्म पत्तियों का रोग। ये सब है रोग जो कि सूक्ष्म जीवों के कारण वनस्पतियों पर पाए जाते हैं। उपचार की अगर बात कर लें तो औषधियों का फव्वारा करना, पौधों की समय समय पर देखरेख करना, उचित पोषण देना इत्यादि हैं। इसके अलावा प्राणियों की अगर हम बात करें, प्राणियों पर होने वाले रोग, तो कवक के कारण प्राणियों में दाद, एस्परजिलोसिस नामक रोग होते हैं, कवक संबंधित है। जीवाणुओं के कारण गाय भैंसों का स्तन दाह, गिल्टी रोग, घटसर्प, धनुर्वात, आंत्र रोग। विषाणुओं के कारण मुंह तथा खुर की बीमारी,
रेबीज, ये रोग होते हैं। अगर उपचार की बात करें तो उचित समय पर टीकाकरण तथा औषधोपचार करना और पशु चिकित्सक का संपर्क करना, समय समय पर उनका इलाज कराना। तो ये सब है। तो इसी के साथ यह आपका जो पाठ था प्रकरण नंबर 8 वह समाप्त हुआ, जिसके अंतर्गत हमने 2 प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा, जो लाभकारी और उपद्रवी, उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा। तो उपयुक्त सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, कीड़व, जो कि पहले वाले वीडियो में देखें, और उपद्रवी सूक्ष्म जीव कॉलिस्ट्रीडियम और उसके अलावा जो भी सूक्ष्म जीव थे वह इस वीडियो में देखें। इसी के साथ आपका यह जो चैप्टर प्रकरण था, प्रकरण नंबर 8, वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।